लास्ट टाइम वन ईयर थ्योरी का इंपॉर्टेंस देखा, जहाँ पे हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या देखा. प्राइमरी वैलेंस नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट of several metal atom, and secondary valence is the coordination number. And then using VBT valence bond theory का हमारा फायदा क्या हमने देखा. VBT के माध्यम से आप एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वो पैरा है कि डाया है ना, कलरफुल है कलरलेस है, ये देखा. तो VBT के कुछ और क्वेश्चंस पे लेंगे CFT करने के बाद, ताकि CFT को वहां पे अप्लाई करके क्वेश्चंस कर सके डिटेल में. कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे CFT करने के बाद. तो CFT को समझ लेते हैं आज. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ये थ्योरी क्या बोलता है देखिए. कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखते हो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हम जानते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सबशेल है जो मेनली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ बन रहे हैं मेटल एटम और जो लाइगेंड्स है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. जो एक सिंगल मेटल एटम आप लेंगे उसमें डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, डी सबशेल प्रेजेंट है. डी ब्लॉक एलिमेंट से ऑब्वियसली डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. एक नॉर्मल डी सबशेल की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि इसमें जो है 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. और ये पांचों डी ऑर्बिटल्स जो एनर्जी होता है सेम होता है. दे हैव इक्वल एनर्जीज. दे हैव इक्वल एनर्जीज. सबका एनर्जी सेम होता है ना. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड, these orbitals are called as degenerated orbitals. degenerate orbitals बोलते हैं. तो सबका एनर्जी सेम होता है जनरली. all of them have all 5 orbitals equal energies. CFT ऐसा बोलते हैं, हम जानते हैं इस बात. बस जब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है फिलहाल अभी जो जब वो अकेला था, अगर कंपाउंड बना नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना नहीं है, पांचों डी ऑर्बिटल्स एनर्जी सेम है. अगर चारों तरफ से क्या हो रहा है, लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए लाइगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं चारों तरफ से मेटल के. जब लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, थोड़ा सोचिए आप, ये 5 डी ऑर्बिटल्स है. ये कौन कौन से 5 डी ऑर्बिटल्स है, याद है आपको? विच आर दीज 5 डी ऑर्बिटल्स? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, x square y square d z square. ये दोनों कहाँ लाइक करते हैं, ये तीनों कहाँ लाइक करते हैं? ये तीनों लाइक करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, है ना. जो x और y के बीच में लाइक करता है उसको बोलते हैं डी एक्स वाई. जो y और z के बीच में लाइक करता है उसको बोलते हैं डी वाई जेड. जो z और x के बीच में लाइक करता है उसको डी जेड एक्स. These orbitals lie in between the axis. These 3 orbitals lie in between the axis. जबकि ये जो 2 ऑर्बिटल है they lie on the axis. They lie on the axis d x square y square dz square. They lie on the axis. और ये 3 in between the axis. तो ये जो ग्रुप है इनका नाम क्या है? T2G group. And this group is called as EG group. ये T2G EG ग्रुप है. EG 2 अक्षर है, ये 2 ऑर्बिटल्स है. T2G 3 अक्षर है, 3 ऑर्बिटल्स है. इन दोनों ने अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं. पर फिलहाल जो है जब वो मेटल अकेला है तो उस टाइम इन सभी की एनर्जी सेम है फिलहाल. पर जैसे लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, अब डिपेंड करता है कि लाइगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, है ना. अब डिपेंड करता है कि लाइगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं. अगर लाइगेंड्स मान लीजिए इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग लाइक दिस,
इस प्रकार से लिगेंड्स अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इफ लिगेंड्स आर अप्रोचिंग लाइक दिस, तो बताओ हु आर मोर अफेक्टेड, कौन से ऑर्बिटल्स अधिक इफेक्ट हो जाएंगे, T2G वाले T2G E ग्रुप है ना, T2G T2G वाले ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। इफेक्ट हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, जब लाइगेंड्स नजदीक आएंगे, हम जानते हैं उनके अंदर भी जो है, हर एक लाइगेंड भी बेसिकली आयंसी है ना, जिनके अंदर जो चार्ज है, या फिर हम बोल सकते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, दे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था वहां पे कार्बन की कहानी पढ़ी थी, है ना, कैसे कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करता है। कार्बन के चारों से हाइड्रोजन आते हैं और रिपल्शन बहुत बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ता है। उसी प्रकार से यहाँ भी जब लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ नजदीक आएंगे तो उस टाइम ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल्स ये इन बिटवीन द एक्सिस है वो इफेक्ट होंगे, और जो ऑन द एक्सिस है वो भी इफेक्ट होंगे, परंतु अधिक इफेक्ट कौन होगा, जो इन बिटवीन, उनके उनकी तरफ से उन्हीं के डायरेक्शन में लाइगेंड्स आ रहे हैं, दे आर मोर अफेक्टेड। मोर अफेक्टेड मतलब ये हुआ कि उनका एनर्जी जो है ना अधिक बढ़ जाएगा, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, T2G ऑर्बिटल से रिपल्शन ज्यादा होगा, तो T2G ऑर्बिटल्स एनर्जी जो है ज्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू EG ऑर्बिटल्स जो ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। तो जब लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, तो ये d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे टू ऑर्बिटल में, कौन कौन से, दे विल स्प्लिट इनटू T2G and EG ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, T2G और EG में स्प्लिट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने क्या बोला, इफ ligands approach from along the axis, then अगर along the axis से अगर ligands approach तो क्या होगा, TG कौन हो जाएंगे, EG ग्रुप्स ज्यादा अफेक्ट। then EG orbitals will have higher energy बात समझ में आई दो सभी को ना? and if ligands approach in between the axis T2G orbitals will have higher energy, मतलब 3 ऑर्बिटल्स का एनर्जी अलग हो जाएगा और 2 ऑर्बिटल्स एनर्जी अलग हो जाएगा, मतलब अभी एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब एनर्जी में क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। पहले सबका सेम एनर्जी था, अब वो T2G और EG बन गए, और दोनों का जो है ना डिपेंडिंग ऑन लाइगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं वो हिसाब से अलग अलग हो गए। अब ये सब कब होता है, लाइगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस, देखिए 2 प्रकार का कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे देखते हैं, एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। हमारे सिलेबस जो है यहाँ पे सीमित है, और मेनली मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे दिया स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जब आप
स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, इन केस ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, बताइए कहां से आपके हिसाब से किधर से लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे? In case of square planar complex, ligands approach in between the axis. वो in between the axis आते हैं, तो उस केस में क्या होगा? In case of square planar complexes या tetrahedral complexes बोल सकते हैं, in case of tetrahedral, मतलब जब क्या होगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे ना, and there are 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 4 लोग रहेंगे, तो ये लोग जो है they approach from in between the axis, they approach from in between the axis, तो उस केस में ये 5d ऑर्बिटल्स है, इनमें से 3 और 2 में स्प्लिट हो जाएंगे, किसका एनर्जी ज्यादा हो, किसका एनर्जी कम होगा? T2g की Eg, who will have higher energy? T2G. T2g, because अप्रोच हो रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, तो ये T2g ऑर्बिटल्स में ज्यादा होगा और Eg ऑर्बिटल्स में एनर्जी कम होगा इन दोनों में। अब जो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस, पहले सब सेम एनर्जी के थे, पहले सबका एनर्जी इक्वल था, अब एनर्जी में क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एंड दिस डिफरेंस एनर्जी कैन बी गिवन एज डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा लिखते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम डेल्टा टी लिखते हैं, और आपको जो मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक है वहां पे डेल्टा का इस्तेमाल ना करते, वहां पे डी क्यू लिखा हुआ है, 10 डी क्यू यूज करते हैं वहां पे, है ना, they use as instead of delta they use 10 dq. This is being used, NCERT में इसका इस्तेमाल किया गया है, डेल्टा। तो फर्स्ट पॉइंट दिखाओ ना। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लेटर लिख लीजिए आप। सर 3-4 वाला दिखाओ ना पॉइंट। ये लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ ले लीजिए, इसको भी ले लिया? हाँ यस सर। ले लिया? आपने मुझे कुछ पूछा नहीं, आपने मुझे कुछ पूछा नहीं है डायग्राम को देख के, आपको पूछना चाहिए था सर ये 5 ऑर्बिटल्स आपने बनाए और नीचे बनाया, इसको ये ऊपर गया समझ में आया, रिपल्शन हुआ उससे एनर्जी बढ़ गई, ये नीचे कैसे चला गया, इसकी एनर्जी घट कैसे गई? इसका एनर्जी बढ़ेगा ना, Eg ऑर्बिटल्स बढ़ेगा ना, एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑर्बिटल, इन दोनों का ही एनर्जी जो ज्यादा होना चाहिए, हाँ बिकॉज जब लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे दोनों का एनर्जी बढ़ रहा है, पर फर्क ये हो रहा है इसका ज्यादा बढ़ रहा है, इसका कम बढ़ रहा है, तो ये जो मैंने ऑर्बिटल्स यहाँ बनाए हैं ये ओरिजिनल ऑर्बिटल्स नहीं है, मैंने इन दोनों का एक एवरेज स्टेट लिया है, ओरिजिनल ऑर्बिटल्स अगर बनाते तो कहाँ पे रहते बताया, वो इससे भी नीचे रहते, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ये ओरिजिनल ऑर्बिटल्स है, जो ओरिजिनल जो 5 ऑर्बिटल्स थे ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जो मेटल एटम के अंदर ऑर्बिटल्स से, मेटल एटम में जो ऑर्बिटल्स 5 थे वो इधर थे, इतना एनर्जी था उनका, जब लाइगेंड्स अप्रोच हुए तो ये T2g Eg में स्प्लिट हो गए, और ये जो 5 में यहाँ बना रहा हूँ ये क्या एवरेज स्टेट दिखा रहा हूँ, इन दोनों का, इन दोनों का एवरेज स्टेट दिखा रहा हूँ, तो डायग्राम इस तरह बनाते हैं, ये दिखाते हैं, इनको दिखाते हैं 5 एवरेज जो एनर्जी इनका होता है,
इन दोनों को मिला के, ताकि स्प्लिटिंग दिखा सके। वैसे ये ओरिजिनल ऑर्बिटल्स ये नहीं, ओरिजिनल ऑर्बिटल्स ये मेटल एटम के। तो अगर मान लीजिए अभी ये आपने बना लिया टेट्रा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है आपको पता होना चाहिए, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, किसका ज्यादा किसका कम है। T2G का ज्यादा होता है, EG का कम होता है, क्यों होता है समझ में आ गया आपको, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना, लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे लिगेंड्स जो है अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कैसे अप्रोच होता है। अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच अगर कर रहा है तो उस केस में बताइए कौन होगा ऊपर कौन होगा नीचे। EG ऊपर, T2G नीचे। अलोंग द एक्सिस EG ऑर्बिटल्स है तो ये जाएंगे ऊपर, T2G नीचे। रेजिस्टेंस डेल्टा O जस्ट डेल्टा है, पर O और T जस्ट टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा T लिखते हैं, ऑक्टा के लिए डेल्टा O लिखते हैं। एंड दिस डिफरेंस इन एनर्जी जो आप देख रहे हो दोनों जगह पे, जो डिफरेंस इन एनर्जी आप देख रहे हो दोनों जगह पे, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस डेल्टा is crystal noted। Yes, sir. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एंड जितना ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, तो हमें क्या समझ में आता है कि वो लाइगैंड उतना स्ट्रांग है, या फिर जितना लाइगैंड जो है जो अप्रोच कर रहे हैं, जितने लाइगैंड स्ट्रांग होंगे, जितने लाइगैंड स्ट्रांग होंगे उतना ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर इज द लाइगैंड, मोर इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बिकॉज स्ट्रॉन्ग लाइगैंड मतलब उतना अधिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होगा, उतना फील्ड ज्यादा होगा, उतना फील्ड ज्यादा होगा, उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, उतना वो एनर्जी में वेरिएशन क्रिएट कर सकता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से समझता है कि लाइगैंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो लिख लीजिए नीचे, स्ट्रॉन्गर इज द ligand higher is the crystal field splitting energy। stronger is the ligand, higher is the crystal field splitting energy। तो एक CFT से हमको ये सारे पता चलता है। और यहाँ पे we understand about strong ligands and weak ligands से क्या होता है। स्ट्रॉन्ग ligand रहा तो डिफरेंस जो है बढ़ेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, सर ये डिफरेंस के बढ़ने, दोनों के बीच में डिफरेंस के बढ़ने से घटने से हमें क्या करने का। अगर वीक फील्ड लाइगेंड रहा तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम होगा, उसका मतलब जो T2G और EG ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। अगर एकदम वीक फील्ड लाइगेंड्स है तो उनका डिफरेंस जो है नेग्लिजिबल होगा। उस टाइम उसको भले ही डिफरेंस क्रिएट हुआ हो थोड़ा बहुत, पर ना के बराबर डिफरेंस हम मानते हैं, तो उस केस में वी थिंक एज इफ दे हैव सम एनर्जी। अच्छा सर इसका क्या फायदा होगा, देखते हैं सर इसका क्या फायदा क्या है। एक उदाहरण अभी मैंने जो बनाया है, बताओ ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का।
टेट्राहेड्रल। क्यों? T2G ऊपर, T नीचे। हाँ, टेट्राहेड्रल का T2G ऊपर, T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर T2G, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल का T2G ऊपर रहता है। तो मान लीजिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आपको जो है लाइगेंड्स बनाने के बाद लास्ट में जब हम बनाते ना, अगर आपका D में 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे भरोगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो लाइगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है कि वीक फील्ड लाइगेंड्स। अगर आपका लाइगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ भरते हैं? जहाँ पे एनर्जी कम है। जहां पे एनर्जी कम है। अब जनरली डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स के अंदर हम ये डिफरेंशिएट करते हैं, ये सबसेल एनर्जी कम है, पहले यहाँ भरो फिर यहाँ भरो। पर यहाँ पे एक ही सबसेल में डिफरेंट ऑर्बिटल्स एनर्जी में वेरिएशन आ गया है। अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। इनको हमको अलग अलग मानना पड़ेगा, है ना, दोनों डिफरेंट है। तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे पता है क्या? ऐसे भरेंगे हम, 1 2 3 4, देख रहे हैं कैसे भर रहा हूं मैं। अब पूरा डी को साथ में ले रहे हैं, ये ईजी ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम है। ईजी ऑर्बिटल्स पूरे भरने के बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, T2G में। T2G में जाएंगे। ये 4 भरने के बाद फिर T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे है ना, 1 2। समझ में आ रहा है कैसे यस भर रहे सर। हैं? अगर यही मान लीजिए वीक फील्ड लाइगेंड होता, सेम केस पकड़ते हैं, वही डिजीज कॉन्फ़िगरेशन है पर वीक फील्ड लाइगेंड, वीक लाइगेंड, तो उसके वीक लाइगेंड में क्या है, डिफरेंस जो है ना बहुत कम हो, नेग्लिजिबल होता है, तो हम पकड़ते नहीं, हम मानते हैं कि सबका एनर्जी सेम ही है। तो वीक फील्ड लाइगेंड होता है, हम ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6। वीक फील्ड लाइगेंड रहा तो जैसे हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना डी के अंदर, हम वैसे ही भरेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा तो हमको दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों में, दोनों जो T2G EG ऑर्बिटल से इन दोनों को दो सबशेल जैसे हम पकड़ते हैं वैसे पकड़ करके इलेक्ट्रॉन्स को भरना पड़ेगा, वो डिफरेंशिएट होता है। ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं, इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं, कहाँ पे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो उससे पहले एक और बात सुन लीजिए यहाँ पे, जैसे कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हमने बोला दोनों डिफरेंस है, ये एवरेज एनर्जी है इसका। दिस इज द एवरेज, एक एनर्जी हमने यहाँ पे जो दिया है या बनाया है। अगर यहाँ से एवरेज एनर्जी लेवल से if I draw a line like this, ये थोड़ा डिफरेंस है। ये एवरेज एनर्जी लाइन से यहाँ तक का, मतलब कहाँ तक, ईजी तक का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो होगा 0.6 डेल्टा नॉट। अगर डेल्टा नॉट के हिसाब से लेते हैं, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ, ये 10 DQ है ना, इन टर्म्स ऑफ DQ हम बात, अकॉर्डिंग स्टेट बोर्ड हम बात करेंगे तो ये 6 DQ हो जाएगा। एंड अप टू T2G द डिफरेंस विल बी 4 DQ या फिर 0.4 डेल्टा नॉट। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। इस डिफरेंस कितना होगा अगर ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन, तो 0.4 डेल्टा नॉट T2G तक और 0.6 डेल्टा नॉट रहेगा एवरेज से EG तक। एंड सेम थिंग विद टेट्राहेड्रल आल्सो, बस उसमें उल्टा है ना, उसमें T2G ऊपर और EG नीचे है, पर डिफरेंस जो है उतना ही रहेगा, 0.6 डेल्टा रहेगा EG तक, EG और एवरेज का बीच में, और T2G और एवरेज के बीच में 0.4 रहेगा डेल्टा T इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। बस इसको उल्टा करेंगे, एक बार याद रखिए।
डन किया? Yes, sir. अब हमने बोला सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, वीक फील्ड लाइगैंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है सर, पर कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है ना, और कौन वीक फील्ड लाइगैंड है, ये हम पहचानेंगे तभी तो अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन। वीबीटी में अप्लाई करने के लिए इस फंडे को, इस कंसेप्ट को हमको वीबीटी में क्वेश्चन देखिए पहचानना पड़ेगा ना कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड और कौन वीक फील्ड लाइगैंड। तो उसके लिए जो है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं जहाँ पे उस सीरीज से आप पहचानते हैं जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है ना, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें आप स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लाइगैंड्स को पहचान सकते हैं। नोट डाउन द सीरीज। ये सीरीज आपको लर्न करना है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। The series has to be learned. ये डिफरेंट ligands है उनका सीक्वेंस। जनरली जो भी H2O के बाद है वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाते हैं। Those who are more powerful than H2O, they are all strong field ligands. इसमें ये और हैलोजेंस, इनका जो जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ना, these are most often used ligands। ऐसे बाकी थोड़े से बचे हैं, तो आप पूरा सीरीज से आपको लर्न करना है। तो पता ना चाहिए, बिकॉज कौन जो एकदम स्ट्रॉन्ग, जितना अधिक स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हाईएस्ट है ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, किसका सबसे अधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, तो किस पे डिपेंड होगा, तो लाइगैंड पे डिपेंड होगा। तो आपको फिर ये पता चाहिए कि इनमें से कौन सा लाइगैंड सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगैंड होगा उसे सबसे अधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो लाइगैंड कितना स्ट्रॉन्ग है वो कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे कि हम कंपेयर कर सके। तो हमको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा तो ये हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगैंड है, इसीलिए इसका जो है सबसे अधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। नोट कर लिया इस सीरीज को आपने? सर अंडरलाइन क्यों किया? Yes, अंडरलाइन sir. बोल रहे सर अंडरलाइन क्यों किया सर? वो मतलब क्यों किया? मस्ती है मेरे को यार। अरे मैंने बताया ना, जो अंडरलाइन है वो मोस्ट फेमसली यूज्ड, मतलब सबसे अधिक यूज्ड जो है ना ligands है, they are more important among all this, they are more important। पूरा लर्न करो, मुझे बता रहा हूँ, ज्यादातर वो ligands इस्तेमाल किया है, उनको याद रखना ही रखना है, पर पूरा भी याद रखना। अब वापस से हम जाते हैं CFT के अंदर। सर हाँ जी, H2O के आगे जो है वो स्ट्रॉन्ग है और उसके पीछे H2O के जो आगे हैं इनको आप पकड़ेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands, इसके पीछे जो है इनको हाँ। पकड़ेंगे वीक फील्ड ligands। ठीक है ना, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, लेट्स टेक CR systems। अब वापस इसका हमको ज्योमेट्री बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सब कुछ बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको ईबीटी का, क्या करना है इसे निकालने के लिए? फर्स्ट आप सेंट्रल मेटल एटम क्या निकालेंगे? chromium ऑक्सीडेशन स्टेट oxidation निकालेंगे, state। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें क्रोमियम का, क्या होगा?
क्रोमियम का X मान लो, अमीन का अमीन इज ए न्यूट्रल लाइगैंड, न्यूट्रल लाइगैंड मतलब 0 इक्वल टू +3, तो X इक्वल टू +3। मैंने बोला था आपको कि लाइगैंड जो है सभी लाइगैंड के ऊपर चार्ज क्या है, ऊपर टेबल आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आपको लर्न करना है, और आपने लर्न कर लिया होगा, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो X इक्वल टू +3 होगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये अभी जो क्रोमियम था इसका एटॉमिक नंबर क्या है 24, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s1 3d5, और अब क्या बन गया वो Cr3+ बन गया, Cr3+ बन गया। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s0 3d, 3. यहां तक कोई शंका नहीं। No. तो अब ये Cr3+ स्टेट में है और इसके अंदर जो है लाइगैंड सभी जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं वो अकोमोडेट हमें करना है, इसका हम डायग्राम बना लेंगे 3d3 का। यहां तक करने के बाद फिर नेक्स्ट है ये डायग्राम बनाना कि 3d का बनाओ, 4s का बनाओ, 4p का बनाओ, इसके ऊपर कुछ जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। अब कहाँ पड़ती बताते हैं। अब देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ बनना शुरू कर दे, 1 2 3, जैसा जनरली आप भरते इलेक्ट्रॉन वैसा आप भर दीजिए। अब इसके बाद आपको देखें ये स्टेप के बाद जो है ना महत्वपूर्ण, ये स्टेप के बाद यहाँ तक रेगुलरली कर दीजिए, यहाँ आने के बाद 1 मिनट तांबिए। अब देखिए जो लाइगैंड है ना यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है कि वीक फील्ड लाइगैंड है ना, वो देखने की जरूरत इसके बाद पड़ती है। पर उससे पहले आप देखो कितना आपको डी चाहिए। आपका यहाँ पे बताओ ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब Octahedral. 6 लाइगैंड है ना, और 6 के 6 लाइगैंड जो है मोनोडेंटेट लाइगैंड है ना। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है जी, व्हाट इज द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है ना, या तो फिर sp3D2। तो पहले आप चेक करेंगे D2sp3 पॉसिबल है क्या, मतलब आपको 2 D चाहिए, कि 2 D यहाँ से मिल रहा है क्या, अवेलेबल है कि नहीं 2 D हाँ हाँ. अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 2 D अवेलेबल है तो आपको कोई कुटाने करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर 2 D अवेलेबल मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है देखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कब देखना है कब नहीं देखना है। देखने के बाद क्या करना है, सारे एग्जांपल लेंगे। अगर 2 D आपके पास अवेलेबल है तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है उससे कोई भी एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं। आपको मुद्दा है आपको 2 D चाहिए, आपको मिल रहा है 2 D, चुपचाप उठा लो, ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज इसका ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, ये पैरा है कि डाया है, प्यारा. मैग्नेटिक है क्योंकि देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम बोल सकते हैं √n × n+2, दैट इज n, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 3 है, द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, सो दिस इज 3 इन है ना।
आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो कि इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट जो है √15 बोर्स मैग्नेटॉन है, पैरामैग्नेटिक है। ये कलरफुल है कलरलेस है? Colorful. Because of presence of unpaired electrons. Because of presence of unpaired electrons. ठीक, डन, दिस क्वेश्चन इज ओवर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो, नीचे हमको दिया NiCO4 टाइम्स। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X, CO is again a neutral ligand, तो 0 equal to 0, X की वैल्यू क्या है? 0. The oxidation state of nickel here is 0, तो ये निकल ही रहेगा Na, ऑक्सीडेशन 0 है। This is 4s2 3d8 ना, atomic number 28, outermost configuration is 4s2 3d8, 4s2 3d8 configuration है। तब देखें, बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 1, 2। अब देखो ये परिस्थिति है इसकी फिलहाल। अब लाइगैंड्स अप्रोच कर रहे हैं, है ना। अब देखना है कि अभी आपको दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। क्या पॉसिबिलिटी? दो पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे? कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? या तो sp3 होगा, 4 लाइगैंड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब या तो ये sp3 होगा या तो फिर वो dsp2 होगा। बराबर है कि नहीं? यस सर। जब दो पॉसिबिलिटी होते हैं sp2 के डाटा के अंदर, तो फिर क्या करना है? अब आप यहाँ पे देखिए s भरा हुआ है ना, यहाँ पे s भरा हुआ है। आइदर वो sp3 हो या फिर वो dsp2, दोनों ही केस में आपको s चाहिए एम्प्टी, है ना। दोनों ही हाँ। केस में s हमको चाहिए ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है s के लिए आपके पास, s आपको चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे s में इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिंपली जो आपको समझ जाना है कि s के इलेक्ट्रॉन्स को d में शिफ्ट करना पड़ेगा, s के इलेक्ट्रॉन्स को हमको d में शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल भी है कि हम d के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पेयर अप कर दे, है ना। यहाँ पे देखो दो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों पेयरिंग अप हो सकता है। ये पेयरिंग अप कब हो सकता है पता है क्या? पेयरिंग अप तभी हो सकता है जब लाइगैंड जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड हो तो वहां पे एनर्जी ज्यादा होता है, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करके ये सब काम वो कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड प्रेजेंट होगा तभी पेयरिंग अप होगा। वीक फील्ड लाइगैंड प्रेजेंट होंगे, वहां पेयरिंग अप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है हमारे पास। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन ऐसा अब नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से हो जाएंगे। Because of the presence of strong field ligand, this can be changed like this. इधर आ गए और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। अब क्या हो गया? पूरा डी भर गया ना, पूरा डी क्या हो गया? भर गया। तो क्या dsp2 पॉसिबल है यहाँ पे? No. डी में ऑर्बिटल नहीं है, नहीं। dsp2 पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? ये sp3 बनेगा। ये डी पूरा भर गया है, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन, उसका मतलब निकल टेट्राकार्बोनिल is tetrahedral complex. It is tetrahedral complex. sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल हो जाएगा, dsp2 मतलब स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। It is a tetrahedral complex. पैरा की डाया? डाया। डाया कलरलेस, बिकॉज यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। डन एवरीवन? यस सर। यस सर।
सर पीछे रीजनिंग काय झालं? ओके सर. यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताइए मुझे, आप बताइए टकाटक. What is the oxidation number of ion here? +3. +3. Fp का x लेंगे, Cn का -1 होता है, -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3. तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d6. एटॉमिक नंबर 26 है तो 3d6 होगा. तो Fe3+ का क्या होगा? 4s0 3d5 बराबर. तब ये Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो दिस विल बी ये हो गया D, ये हो गया S, ये हो गया P. डी में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. अब इसके बाद क्या देखना है आपको, बिकॉज आप जानते हैं 6 मतलब या तो D2sp3 होगा या sp3 होगा. तो फर्स्ट देखना है D2sp3 पॉसिबल है क्या. हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा D2sp3 को. D2sp3 पॉसिबल नहीं है तो फिर sp3d2. अब देखो यहाँ पे ये स्टेप आने के बाद जो है, अब यहाँ D2 बनेगा कि D2 पहले आएगी बाद में, ये देखना पड़ेगा. वो डिपेंड करता है यहाँ पे लाइगैंड किस प्रकार से है. अब देखो यहाँ पे इस केस में लाइगैंड स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे लाइगैंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, Cn है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइगैंड Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, इसीलिए यहाँ पे आप पेयरिंग अप कर सकते हो. यहाँ पे क्या होगा? पेयर अप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पेयर अप. पहले T2g के अंदर Eg में ना ऑर्बिटल शिफ्ट पूरा भरने के बाद ऊपर जाते हैं, देखा आपने ना CFT के अंदर. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे कौन ऊपर कौन? नीचे ऊपर होंगे. Eg. हाँ, Eg ऊपर, T2g नीचे. मतलब ये फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स जो है T2g ऑर्बिटल्स है इसके. और ये 2 ऑर्बिटल्स कैसे हैं? Eg ऑर्बिटल्स है ना. नीचे मतलब पहले भर रहे हैं ना, यहाँ पहले भर रहे हैं मतलब लो एनर्जी, ये बाद में भर रहे हैं हाई एनर्जी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरा जाएगा अब? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा 1 2 3 4 5 है ना. T2g में इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, Eg खाली रहेगा बिकॉज इसकी एनर्जी कम है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFT का एप्लीकेशन कर रहा हूँ अभी मैं. तो यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल्स में भरेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे. तो क्या ये 2 ऑर्बिटल्स को एंगेज कर सकते हैं और क्या बन जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अगर यही मान लीजिए यहाँ पे Cn के बदले Cl होता, क्लोरीन होता है ना, क्लोरो होता, सेम मॉलिक्यूल, सेम मतलब सब सेम होता. अगर Cl डालता मैं तो Cl माइनस बनता ना, बिकॉज Cl एंड Cn इज ए स्यूडो एलाइड. अगर मैं Cl डाल देता यहाँ पे तो यहाँ तक सब कुछ सेम होता, यहाँ तक सब कुछ सेम होता, पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पेयर अप पॉसिबल नहीं होता. या जो एडजस्टमेंट हुआ है ना पेयरिंग अप होकर इलेक्ट्रॉन्स का, ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वीक फील्ड लाइगैंड में सबका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से आप डाल नहीं पाते, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2. आप ये वाला D को इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, ये पेयरिंग अप पॉसिबल नहीं होता इफ इट इज अ वीक फील्ड लाइगैंड. द आंसर वुड हैव बीन sp3d2. hybridization would have changed. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. तो इसके न्यूक्लियोफिलिक हाइब्रिडाइजेशन है. बाकी आप समझ सकते हो. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बदल जाता है इसकी वजह से. जस्ट वो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये समझने से उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गया है. अगर ये वीक फील्ड होता तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 होते. स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उससे सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो सब कहानी बदल जाता है, सारा कहानी
बदल जाता है और डिपेंड है लाइगेंड किस प्रकार का है। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे हो, CFT कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे आप EG T2G यहाँ पे नहीं भी लिखे ना, सिर्फ पेयरिंग अप करो तो भी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर अप करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है तो पेयर अप मत करो, सिंपल सी बात। आप पेयरिंग अप नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हो। पर कभी कभी जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं प्रीवियस ईयर में, पूछता है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। उस टाइम में आपको वो फंडा पता ना चाहिए, ये पहले देखना पड़ेगा ये ऑक्टा है कि टेट्रा है। जैसे ये वाले केस इसमें अगर इसने पूछा कि इस मॉलिक्यूल का T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या बोलते हैं, भाई यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जो है ना T2G नीचे होगा, EG ऊपर होगा, ऐसे बनाते हैं। अब एग्जाम ऐसे पूछा क्वेश्चन तो, है ना, T2G ये EG, फिर आप बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इनका, फिर आप बोलते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे डी में, भाई डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से पहले यहाँ भरेंगे, 1 2 3 4 5, हो गए 5 खत्म। EG में कुछ है ही नहीं, उसका मतलब आप क्या बोलते हैं, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कॉन्फ़िगरेशन बिकम T2G 5 एंड EG 0। इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, समझ रहे आप। तो वो इसलिए ये पता होना जरूरी है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरा जा रहा है, T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गुड नेक्स्ट हेडिंग, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए, जब आपने क्या किया अंदर का डी, जैसे मैंने अभी बताया आपको इस केस में, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगा उसको से पेयरिंग अप होगा और आपने अंदर का डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर लिया, और मैंने बोला अगर यहाँ पे FeCl6 होता तो उस केस में करना पड़ता, आपको ये अंदर का डी जो है ना पूरा भरा हुआ है, पूरा पैक है, आपके पास यहाँ S है, यहाँ P है, परंतु सफिशिएंट नहीं, आपको 2 डी भी चाहिए, तो आपने क्या 4D का इस्तेमाल कर लिया इंस्टेड ऑफ 3D। 3D पूरा पैक था, आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, 4D का 2 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर लिया, और आपने यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर लिया यूजिंग 4D। 4D अवेलेबल है कि नहीं इसके अंदर, है ना, बिकॉज 4 शेल है, आउटर मोस्ट शेल इसका 4 शेल, 4s 4p 4D। अब ये 4D कैन बी कॉल्ड एज द आउटर मोस्ट सबशेल, है ना, अल्टीमेट सबशेल, इसको क्या बोलेंगे हम, अल्टीमेट सबशेल। अल्टीमेट म्हणजे अल्टीमेट मतलब फाइनल। फाइनल, है ना, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल का सबशेल है वो अल्टीमेट सबशेल है, और लास्ट सेकेंड मतलब फाइनल से एक स्टेप पहले वाला उसको बोलते हैं पिनल्टीमेट। क्या बोलते हैं, पिनल्टीमेट। कैन यू क्लोज द डोर प्रॉपर्ली। सो जो लास्ट सेकेंड शेल में आता है ना उसको पिनल्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब पिनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया जाए उसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर अंदर वाला सबशेल आपने यूज किया, एक शेल पहले वाला सबशेल आपने यूज किया, उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने अल्टीमेट शेल का डी का इस्तेमाल किया उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इज अ पॉइंट क्लियर? यस सर। मीनिंग क्या है? So if the complex formation involves penultimate
p orbitals. The complex is said to be तो 2 मिनट थोड़ा ऊपर लो ना. inner orbital complex. तो जनरली अगर हम बात करें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, है ना. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो वहां पेयरिंग अप हो जाएगा और आप अंदर वाले डी सबशेल का इस्तेमाल करोगे. पर वीक फील्ड रहा तो वहां पेयरिंग अप नहीं होगा, उसकी वजह से आपको बाहर वाला डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना. वो डिपेंड करता है. तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इस्तेमाल होता है यहाँ पे. These are also known as low spin complexes. Since they have less or no तो ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब या तो उनके बहुत ही कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए तो स्पिन कम होगा ना. बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या होता है, पेयरिंग अप हो जाता है. so जब जब एक जोड़ी बनती, जोड़ी में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, स्पिन जो है कैंसिल हो जाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, है ना. जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना स्पिन जो है कम होगा, उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं. याद है कि ये जनरली किस में होता है, जब ये इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कब होगा, जब जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रहेंगे, है ना. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के प्रेजेंस में ऐसे होता है. अब इसी डेफिनेशन को हम ऐसे बोले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो होता क्या हो जाएगा, लिखा इतना आपने फटाफट. डन एवरीबॉडी? यस सर. हाँ, अब बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से लिखूं मैं, पेन निकाल देता हूँ इसको. If the complex formation involves ultimate d orbitals, that is nd, ultimate d orbitals, then it is called as outer orbital complex. इसको बोलेंगे outer orbital complex, and they are also called as हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. very good high spin complexes because they have more number of ये कब होगा, जब वीक फील्ड लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे. नोटेड? यस सर. नो सर. Yes, sir. देखो पर ऐसे गारंटीड नहीं है, जनरली बात कर रहा हूँ, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड पर डिपेंड करता है ना. कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड है परंतु इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम है. तो जैसे पहले केस में कहा हमने 3 इलेक्ट्रॉन थे उसके अंदर, 2 ऑर्बिटल ऐसे खाली पड़े हुए थे, तो वहां पेयरिंग की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना.
वहाँ स्ट्रॉन्ग या वीक है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा हमको, दो मिल गए और हमने यूज कर लिया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया वो। तो डिपेंड भी करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 4, तब हमको देखना पड़ा स्ट्रॉन्ग और वीक। अच्छा एक क्वेश्चन आप अभी फाइनल मुझे बताएंगे हैं, आप बताना वो आप अभी क्या बताना, कुछ हाइब्रिडेशन बताना, ज्योमेट्री बताना, फिर पैरा डाया बताना, पैरा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना ये बताना, कलरफुल कलरलेस बताना, फिर मुझे बताना ये इनर है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फिर ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना पूरा। फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इससे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ना, इससे सारा जितना वर्नर थ्योरी से लेके अभी तक ये सारे चीजें आ जाएंगी, ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक दूंगा, जवाब आप अनेक देंगे। बताइए, करिए सॉल्व, सारा चीज चाहिए। आई वांट प्राइमरी वैलेंसी, आई वांट सेकेंडरी वैलेंसी, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए, कलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इनर है कि आउटर चाहिए, ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन चाहिए, इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इससे ये पूरा कंसेप्ट जो है ना खत्म हो जाता है। इसके ऊपर यही सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, these are different questions that can come on these compounds. This section will be over with this. Done? कर रहे हैं क्या? सगळं झोपलं?
बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है इसका? हाँ, 2 बिकॉज अमीन का तो 0 है ना, अमीन का 0 है तो ऊपर 2 प्लस 3 करेगा तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 2 हो जाएगा। वेरी गुड, सही जवाब। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 6। वेरी गुड, क्योंकि 6 लिगेंड है, 6 के 6 मोनोनेटेड लिगेंड्स है। बाकी सब निकाला। हाइब्रिडाइजेशन, this Ni is 4s2 3D। 3D8 अब यहाँ पे Ni 2 प्लस है तो 4s0 3D 3D8 ठीक है। अब देखो, आप जानते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, मतलब या तो आपको चाहिए D2 sp3 या फिर आपको चाहिए क्या? sp3d2 sp3 D2। अब देखो यहाँ पे देखो मत, अमीन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाँ है ना, अमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर आप ये सोचते कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, ऐसा कंपल्सरी बोलो ना, ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है, जरूरी हमेशा होना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। बिकॉज अगर आप पेयरिंग अप कर भी दोगे ना, आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल भी दोगे, क्या आप 2d ऑर्बिटल अवेलेबल कर सकते हो क्या? नहीं कैन यू मेक अवेलेबल 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स? आपको 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ पेयरिंग अप हमने कर भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं, आपको एक ही डी मिलेगा, नहीं है ना, उसीलिए यहाँ पेयरिंग अप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पेयर अप करे कोई फायदा नहीं, हमको 2d चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये 4s 4p और 4d के डी जाएंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 d2 hybridization। Even though you have a strong field ligand, still you are not able to make inner orbital complex। यहाँ पे inner orbital complex नहीं बन रहा है ना, inner orbital complex क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है। Is the point clear? yes sir सर एक्सप्लेन करो ना थोड़ा सा वापस। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर ये कौन कौन सा हाइब्रिडेशन दिखा सकता है? जिसने प्रश्न पूछा बताइए, जवाब दीजिए। Who asked the question? एक्सप्लेन करने के लिए किसने बोला मुझे? अरे किसने पूछा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए? हेलो, जिसने पूछा वही गायब हो गया। ठीक है, जाने दो। बाकी लोग समझ में आया क्या? yes sir ओके। yes sir तो इसका हाइब्रिडेशन जैसे D2 एंड ज्योमेट्री क्या? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलेंगे हम। ये दोनों में उतना ज्यादा अंतर नहीं करते लोग, अंतर स्पेशली अंतर होता है टेट्राहेड्रल और सर्पिडाल के अंदर, इनमें उतना डिफरेंस नहीं देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या पूछा गया था? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका? मैग्नेटिक मोमेंट paramagnet sir पैरामैग्नेटिक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटम्स कितने यहाँ पे? 2 है, 2 √8 या फिर 2 √2
2 Bohr's monodon. ये कलरफुल है, दिस इज कलरफुल। बताइए इसकी Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? EG में 0, T2G में 2। बेवकूफ, कितने इजी में 2 हो गए। टोटल D8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, D8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे D के अंदर, कितने हैं? हाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुल मिला के 8 होना चाहिए ना। तो ये कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब नीचे क्या होगा? T2G होगा, ऊपर क्या होगा? Eg होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो भैया यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो पहले यहाँ भरेंगे उसके बाद ही यहाँ भरेंगे, साथ में नहीं भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 2 और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D। समझ लगा? यस सर। हाँ, T2G Eg में कितने इलेक्ट्रॉन बताना है, इस प्रकार से बताएंगे आप। वीक फील्ड लाइगेंड होता तो इक्वल फिर भी ऐसे ही होता है ना, 1 1 1 करते आओ ऐसे ही बनेगा। इस केस में दोनों में सेम ही रहेगा, बनने का तरीका डिफरेंट होगा बस। So this was about Werner theory, VBT and crystal field theory. एक और theory भी है, दो ये सब theory से कनेक्शन उसका नहीं है, अलग है, तो भी देख लेते हैं, तब theory सब खत्म हो जाएंगे। That is Sidgwick's electronic theory. Sidgwick's electronic theory. जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना, शुरुआत जब हमने किया था उस टाइम में जो बात किया था कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, ऐसे हम बात कर रहे थे। तो ये थ्योरी है ना, ये यही सिडविक्स थ्योरी है, जहाँ पे ये बात को बताया गया पे, यहाँ पे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसको EAN रूल ही बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज EAN रूल। EAN का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखिए इसमें। let's write one statement here. According to this theory, the central atom accepts the
टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स से एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे थ्योरी बोलता है। लिख लिया? नहीं सर। नहीं सर, 2 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बोलता है। हाई कॉम्प्लेक्स दे रहेगा, पूछे इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, और कुछ जगह आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पर कुछ और प्रकार का क्वेश्चन थ्योरेटिकल लगता है, बट थ्योरेटिकल नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन भी है, बताता हूँ मैं आपको। उसका आधार इफेक्टिव नंबर होता है EN। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर बात इंपॉर्टेंट है यहाँ। डन? यस सर। Put heading Yes, sir. EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, है ना? अब ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which the central atom the total number of electrons is to टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सब मिला के, सब होने के बाद जो नेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट कैलकुलेशन किया था हमने, फर्स्ट जब स्टार्ट किया था हमने, उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट पोजेसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी वी सॉ इट, फिर देखते हैं एक एग्जांपल लेके। नोट किया इसको आपने? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। पीछे लो ना। ये कॉम्प्लेक्स दिए है, यहाँ मुझे पूछा है कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। लेट्स सी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पता पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या था? मतलब पहले जब सिर्फ कॉपर था वो, उस टाइम उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, बराबर? कितना था जी 27. एटॉमिक नंबर? 29 है एटॉमिक नंबर कॉपर, हाँ 29। अब जब वो कंपाउंड बनाता है तो सिर्फ दो वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मेटल है तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही होगा ना मेटल्स का, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे बाय डिफॉल्ट। लूज करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं, माइनस प्राइमरी वैलेंसी करेंगे, माइनस प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीडेशन नंबर है इसका कॉपर का? निकालो यहाँ पे लवकर। +1. x + 4 = -3, x = +1, राइट? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। 29 - 1, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो माइनस करना पड़ेगा उसको। 29 थे, एक उसने लूज कर लिया, 28 हो गया अभी। प्लस क्या प्लस हो रहा है जी? ये लाइगेंड्स जो उसको लोन पे डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे तो ऐड हो रहे हैं ना उसके अंदर,
माइनस माइनस नहीं, ऐड हो रहे हैं उसके अंदर, तो कैसा निकालेंगे? 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी चलेगा, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इंटू 2 करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। या इसको बोल सकते हैं या तो सेकेंडरी वैलेंसी बोलो, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करें कितना मिलेगा आपको? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर? 4। 2 इंटू 4 इज 8। 8. तो बताओ इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या मिलेगा? यू आर गेटिंग 29 minus 1 plus 8. How much is this? 36. 36 is the electronic configuration, is the atomic number of krypton. 36 is the atomic number of krypton. So यहाँ पे कॉपर ने क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। तो यही बोल रहा है सिडविक्स थ्योरी। पर जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है ना उनमें 36 होना चाहिए, ठीक है? वो भी याद रखना, सबके सब ये एन रूल फॉलो नहीं करते हैं। कुछ जगह पे कम भी होता है 36 से, 35 भी हो जाता है, 34 भी हो जाता है, पर दे आर क्लोजर टू क्रिप्टन कॉन्फ़िगरेशन, बट सभी अटेन नहीं कर पाते, पर बहुत लोग अटेन भी करते हैं। उसलिए एग्जाम में ब्लाइंडली आप स्टैटिस्टिक मत करें। क्वेश्चन पूछा है इसका ये एन क्या होगा, आप बोलेंगे इसको 36 ही होगा, नोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऐसा नहीं है, निकालना पड़ेगा। आप निकालेंगे क्वेश्चन दूं? हाँ। निकालिए। निकालिए इसका ई एन क्या होगा? बताओ। एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ईएन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज ईएन इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है मतलब एक ईएन के वजह 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, 3 ईएन से बनेंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इंटू 6 इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज 34। बराबर क्या? 38। 38 ज्यादा हो गए इस केस में। तो जरूरी नहीं सबका सेम 136 होना चाहिए। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया? ईएन जो है ना, इथिलीन डायमीन, हमने बताया था ईएन इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, हाँ? और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो एक ईएन जो है बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 बनाए कितने? 6 बनाएंगे ना, 3 ईएन, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
थैंक यू वेरी मच। ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सीरीज वाला सेक्शन। अब कल क्लास में हम पढ़ेंगे, वी विल गो थ्रू द ऑल आइसोमेट्रिक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.